दोस्तों, आप सभी का फिजिक्स क्लास में स्वागत है। और अब तक 2-3 दिन का गैप लग चुका है, थोड़ी प्रॉब्लम थी। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पार्ट का एक नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, यानी कि कोई आवेश है तो यह आवेश अपने चारों तरफ अपना एक क्षेत्र बनाएगा। इसमें हम किसी कण को रखते हैं या किसी परीक्षण आवेश को रखते हैं। परीक्षण आवेश के बारे में आपको इसके बाद बताऊंगा क्या होता है। यानी आप पहले आप कण समझ लो, यानी कि इस क्षेत्र में हम किसी कण को रखते हैं तो वह विद्युत बल का अनुभव करता है। तो यहां से परिभाषा क्या बनेगी इसी विद्युत क्षेत्र की, यानी कि ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी कण को या किसी परीक्षण आवेश को रखने पर वह विद्युत बल का अनुभव करता है, ऐसे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी कि ऐसा क्षेत्र या किसी आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी कण को रखने पर वह विद्युत बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखिए, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हालांकि विद्युत क्षेत्र का ना कोई सूत्र होता है ना कोई विमा होती है, लेकिन हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी से रिलेटेड है। अगर पेपर में आपसे यह पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र की विमा व मात्रा लिखो, तो आप किसकी लिख के आएंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो यहां से आपका टॉपिक है वह है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हालांकि ज्यादा अंतर नहीं गांव में। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, यानी कि किसी परीक्षण आवेश के द्वारा अनुभव किया गया बल, यानी कि बल उस पर कितनी तीव्रता से लग रहा है, उसे क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे कहीं भूकंप आया है और उसका यहां केंद्र है, तो इसकी तीव्रता ज्यादा कहां पे होगी, इसके आसपास ज्यादा होगी। कम कहां पे होगी, इससे जैसे दूरी बढ़ते बढ़ाते जाएंगे इसकी तीव्रता कम होती हुई चली जाएगी। तो सेंटर ये है और यहां तक ये पहुंचा है, भूकंप का जो क्षेत्र है वो आपका यहां तक है। तो अगर हम बात करें, कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है और एक व्यक्ति आपका यहां पर खड़ा है और एक व्यक्ति आपका यहां पर खड़ा है, तो सबसे अधिक तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस कौन करेगा, जो उसके नजदीक है। उससे कम ये करेगा, सबसे कम ये करेगा। तो सबसे अधिक तीव्रता किसके पास में है, पहले वाले व्यक्ति के पास में, उससे कम सेकंड, उससे कम थर्ड। तो यानी कि विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश के द्वारा अनुभव किया गया बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। दोबारा सुन लें, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश या कोई कण विद्युत बल का अनुभव करता है, उसे क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और वह कितने बल का अनुभव कर रहा है, यानी कि परीक्षण आवेश के द्वारा अनुभव किया गया बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो सबसे पहले इसका सूत्र निकालने से पहले बता देता हूं कि परीक्षण आवेश क्या होता है। इसको आप बार बार सुनेंगे, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। तो परीक्षण यानी कि टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज, जिससे हम टेस्ट करते हैं। जैसे यहां पर एक होता है आपका परीक्षण आवेश को व्यक्त करते हैं क्यू नोट से। अब क्यू नोट क्या है, यानी कि क्यू नोट एक ऐसा आवेश होता है जो बल का अनुभव तो करता है, जो बल का अनुभव तो करता है, लेकिन इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। यानी कि इसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, लेकिन हाँ क्या करता है, ये विद्युत बल का अनुभव करता है। यानी कि परीक्षण आवेश क्या होता है, ऐसा आवेश जिसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, लेकिन यह विद्युत बल का अनुभव करता है। इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, विद्युत क्षेत्र को देखने में करते हैं, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है या नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिक के अध्ययन के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। अब बात आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी कि किसी परीक्षण आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र में अनुभव किया गया बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है।
इसको हम कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। अब कैपिटल ई है तो यहां से यानी कि परीक्षण आवेश के द्वारा यानी कि F बल अनुभव किया जा रहा है किसके द्वारा, Q नोट के द्वारा। परीक्षण आवेश क्या हो गया आपका, Q नोट हो गया, यानी कि परीक्षण आवेश के द्वारा अनुभव किया गया बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और दोस्तों यह एक सदिश राशि होती है। कैसी होती है, सदिश राशि। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक वेक्टर राशि है, सदिश राशि है। तो यहां से ये है आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर मैं यहां से इसके मात्रक की बात करूं तो मात्रक क्या होता है, तो देखो बल का मात्रक न्यूटन, तो न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। अगर मैं इसकी विमा की बात करूं तो बल की विमा क्या होती है, m1 l1 t माइनस कितना, देखो f है आपका ऊपर, f है आपका ऊपर, तो f की विमा क्या होती है, विमा क्या होगी इसकी f की, m1 l1 t माइनस 2। टेस्ट चार्ज, चार्ज है चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, चार्ज है, लेकिन चार्ज में क्या है, स्वयं का विद्युत क्षेत्र नहीं है। अगर हम 1 kg की बात करें और 1000 kg की बात करें, 10 लाख kg की बात करें, देखो मात्रक एक ही आ रहा है, केजी केजी केजी। इसमें चाहे आवेश ज्यादा है चाहे आवेश कम है, मात्रा क्या होगा उसका, कूलम, ठीक है ना, मात्रा क्या होगा उसका, कूलम। तो यहां से अगर इसकी विमा की बात करें हम तो क्या की 80 होती है, तो एक आ जाएगा आपका ऊपर, तो a माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3। तो ये होता है इसका विमीय सूत्र। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, ऐसे टॉपिक को पढ़ने से पहले आपसे कूलॉम का नियम पूरी तरह से आना चाहिए। कूलॉम का नियम क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 को सार घूम सकते नहीं कि Q1 Q2 आएगा, उनके स्थान पर कोई और भी आवेश आ सकता है, 3Q आ जाए, 4Q आ जाए, Q नोट आ जाए, Q आ जाए। Q1 Q2 का अर्थ होता है दो आवेश हैं, कितने हैं, दो आवेश। तो सबसे पहले हम इसका टॉपिक लेते हैं, अगला टॉपिक है यानी कि बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदुवत देखिए इसको बिंदुवत भी बोला गया है और कहीं कहीं इसको एकल आवेश भी बोला गया है कि एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो यहां से देख सकते हैं हम, कोई आवेश है Q और इससे स्मॉल r दूरी पर कोई परीक्षण आवेश Q नोट है, कोई आवेश Q है और इससे स्मॉल r दूरी पर क्या है, परीक्षण आवेश Q नोट है। ये देखा गया है कि यहां इसका जो फील्ड है वो कहां तक है, तो हमने यहां पे टेस्ट चार्ज रख दिया है और दूरी कितनी है इनकी, r है। परिभाषा क्या थी, अनुभव किया गया बल, तो इनके मध्य कितना बल कार्य कर रहा है, दो आवेश है, कौन सा कार्य काम करेगा आपका, कूलॉम का नियम। तो कूलॉम के नियम से F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। अब यहां से देखा जाए तो Q1 के स्थान पर क्या आया है, Q, Q2 के स्थान पर क्या आया है, Q नॉट। तो यहां से इसको कर सकते हैं क्या, F बराबर कितना, K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। द्वारा सुन लें, कूलॉम का नियम का प्रयोग किया है हमने, कोई बिंदुवत आवेश है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई परीक्षण आवेश कितना है, Q नॉट है, कोई परीक्षण आवेश Q नॉट है
तो ये विद्युत बल का क्या करता है, अनुभव करता है। तब इन दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल तो कितना, F बराबर K Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण 1 किसके नियम से, कूलॉम के नियम से। किसके नियम से, कूलॉम के नियम से। तब विद्युत क्षेत्र से या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, तो E बराबर क्या होता है, F अपॉन क्यू नॉट, समीकरण 2। और यहां से समीकरण 1 व 2 से हम क्या करेंगे, F का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहां से E बराबर क्या निकल के आएगा, ये E बराबर K Q नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू में कितना है, देखिए दोबारा सुन ले इसको। हमने क्या किया है, यानी कि F का मान यहां से उठा के यहां रख दिया है, तो F का मान कितना है, K Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इनको आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये किसका मान है, F का मान। अब यहाँ पे क्या बचा, Q नॉट, तो 1 अपॉन Q नॉट से Q नॉट गया, तो E बराबर क्या आएगा आपका, KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो ये होती है बिंदुवत आवेश के कारण या एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर मैं इसका वेक्टर रूप लेके देखूं तो वेक्टर फॉर्म क्या निकल के आएगा इसका, देख सकते हैं आप इसको। देखो E वेक्टर बराबर KQ अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये होता है इसका वेक्टर फॉर्म। तो यहां से ये एकल आवेश के कारण या बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर हम क्या करें, कोई निकाय लेते हैं और उस निकाय में बहुत सारे आवेश हैं, उनका क्या निकालें, विद्युत क्षेत्र निकालें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। तो किससे निकालेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत से। जैसे वो निकाला था, बल निकाला था, कैसे निकालेंगे, E1 जैसे आवेश है आपके माना 4 आवेश हैं, वह चारों आवेश मिलकर किसी एक बिंदु पर क्या लगा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र लगा रहे हैं, Q नॉट पर लगा रहे हैं। तो उस बिंदु पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र का कुल मान कितना होगा, अलग अलग आवेशों के विद्युत बल के योग के बराबर होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के योग के बराबर होता है। दोबारा सुन लें कि जैसे यहां से एक आवेश निकल के आ गया आपका कितना, KQ अपॉन आर स्क्वायर। मैंने आपको पहले क्या बताया था कि कोई निकाय है, बल की बात कर रहा हूं मैं, कोई निकाय है, उस निकाय में Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट आवेश हैं, ये सभी मिलकर एक आवेश Q नॉट पे क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो Q नॉट पर लगने वाला कुल बल बराबर किसके होता है, अलग अलग आवेशों के बल के योग के बराबर होता है। अगर उन्हीं की हम तीव्रता निकालें, सेम चाप का क्षेत्र रहेगा, उन्हीं की हम तीव्रता निकालें तो उस बिंदु पर लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, अलग अलग आवेशों की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर। क्या निकल के आ जाएगा, E बराबर E1 प्लस E2 प्लस डॉट डॉट En। तो E1 का मान क्या होगा, KQ1 अपॉन आर स्क्वायर, यहीं से रखा जाएगा, E2 KQ2, ऐसे ही आपका डॉट डॉट होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, नोट्स में मैंने आपको इसको नोट करा दिया है। तो ये होता है आपका, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, यानी कि एकल बिंदु के कारण। अब यहां से बात करूं तो E व R एक दूसरे के व्युत्क्रम में है। व्युत्क्रम का अर्थ होता है यदि हम एक राशि का मान बढ़ाएंगे तो दूसरी राशि का मान क्या होगा, कम होगा। अगर मैं इसे ग्राफ बना दूं, ग्राफ कैसे बनेगा इसका, E व R के मध्य इधर E ले लें, इधर R ले लें, तो ये ग्राफ आपका इस तरह से परिवर्तन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये होता है आपका एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद में दोस्तों एक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। ठीक है,
ये जो पार्ट है आपका पहला पार्ट, ये पहला पार्ट लगभग आपके 8 पार्ट से मिलता जुलता है, इसलिए इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आपका अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है या विद्युत बल रेखा? बात एक ही है, किसी स्थान पर खींचे गए ऐसे काल्पनिक वक्र, किसी स्थान पर खींचे गए ऐसे काल्पनिक वक्र जो उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करते हैं या विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। जैसे मान के चलिए ये चुंबक है, तो चुंबक के चारों तरफ क्या होगा इसका? हमने काल्पनिक घेरा बना दिया कि साबे यहां तक क्या जा रहा है, इसका चुंबक का गुण है। अगर यहां पर क्या रखेंगे, किसी लोहे के कण को रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? उससे आकर्षित होगा। क्या होगा? उससे आकर्षित या प्रतिकर्षित हो नहीं सकता है, लोहे का कण है। तो मैंने यहां पर रेखा खींच दी इस तरह से, तो ये रेखा काल्पनिक ही है ना, कैसी है? काल्पनिक है। तो ये भी क्या है? किसी स्थान पर खींचे गए ऐसे काल्पनिक वक्र जो उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। या फिर ऐसे काल्पनिक वक्र जिन पर कोई धनावेश स्वतंत्र रूप से गति करता है, उसे क्या बोलते हैं? हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं? हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इनके अपने गुण होते हैं, अपनी प्रॉपर्टी होती है, उनका अध्ययन कर लेते हैं हम। अब देखिए, आपने खूब पढ़ा होगा कि करंट जो होता है वो कहां से चलता है? धनावेश से। खत्म कहां पे होता है? ऋणावेश पर। आपने बैटरी बनाई होगी कौन सी क्लास में? 10th क्लास में, प्लस से माइनस की ओर, उसी को ध्यान रखना है आपको। तो जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, जैसे कोई धनावेश है, तो धनावेश से जो रेखाएं हैं ना, ये बाहर की ओर निकलती हैं। कहां निकलती हैं? बाहर की ओर। यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि रेखाएं कहां जा रही हैं? बाहर की ओर जा रही हैं। ठीक है, अगर कोई ऋणावेश है तो रेखाएं कहां आती हैं? अंदर की ओर आती हैं। ये धनावेश व ऋणावेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। पेपर में कई बार पूछा गया है विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है, वह धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो आप इस तरह से बना के इसको आ जाएंगे, ये आपका धनावेश है, ये कौन सा है? आपका ऋणावेश है। यानी कि अंतर क्या है दोनों में? धनावेश की बाहर की ओर जाती है, ऋणावेश की अंदर की ओर आती है। ठीक है, तो दोस्तों हम अलग अलग प्रकार के टाइपों से हम क्या खींचते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में ये धनावेश व ऋणावेश की अलग अलग है। अगर हम बात करें किसकी, यानी कि ऋणावेश व धनावेश को एक साथ रख दिया जाए या धनावेश व धनावेश को एक साथ रख दिया जाए, तो उसकी क्षेत्र रेखाएं कैसी बनती हैं? जैसे मान के चलिए ये आपका दो धनावेश है, तो दो धनावेश, एक तो आपका ये रहा और एक आपका ये रहा, तो इनकी क्षेत्र रेखा कैसी होंगी? मैंने क्या बोला आपसे? रेखा कहां निकलती है? इनसे बाहर की ओर। दिशा दिखाना अनिवार्य है, दिशा नहीं दिखाई तो रेखा गलत हो जाएगी, और रेखा गलत नहीं होनी चाहिए। समझ में बात है कि नहीं है? रेखा गलत नहीं होनी चाहिए। तो देख रहे यहां से दो धनावेश हैं, उनकी क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जा रही है। क्या जा रही है? बाहर की ओर। तो लेकिन मैंने बीच में एन लिखा है, तो इसका अर्थ क्या है कि दो धनावेश के मध्य एक बिंदु ऐसा प्राप्त होगा जहां पर कोई रेखा नहीं पहुंचती है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? हम उदासीन बिंदु कहते हैं, जहां पर कोई रेखा नहीं पहुंचती है। इसे हम एन से व्यक्त करते हैं। ये आप चुंबक में भी पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी रेखा एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए। अगर मान के चलिए ये रेखाएं
अगर इन्हीं रेखाओं को हम किसके लिए, धनावेश व ऋणावेश के लिए खींचें, एक धनावेश है और एक क्या आपका ऋणावेश है, तो यहां से धनावेश और ये क्या है ऋणावेश। सीधी बात, नो बकवास। रेखाएं धनावेश से स्टार्ट होती हैं, खत्म कहां पे होती हैं, ऋणावेश पे होती हैं, ठीक है ना। रेखाएं धनावेश से स्टार्ट होती हैं और खत्म कहां पे होती हैं, ऋणावेश पे होती हैं। अगर कहीं पर ऋणावेश और धनावेश एक साथ है तो ऐसा प्रतीत होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। तो यहां से ये आपका इस तरह से वक्र बन जाएगा। टेंशन लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, जितना चाहे बना सकते हैं। रेखाएं कितनी बना दो, लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी रेखा आपस में कटिंग नहीं करनी चाहिए। अब वो कटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो दो धनावेश थे, उनके मध्य हमको एक ऐसा बिंदु प्राप्त हुआ था जहां पर कोई भी रेखा नहीं पहुंची थी, उसे क्या बोलते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। तो आपने देखा अब तक मैंने सिंगलावेश के लिए, मैंने दो धनावेश के लिए, मैंने किसके लिए, ऋणावेश व धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा के लिए खींची हैं। अब है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। विद्युत क्षेत्र या देखो, मैं चाहे विद्युत क्षेत्र बोलूं या विद्युत बल बोलूं, टेंशन मत लेना, दोनों एक ही है। विद्युत बल रेखाओं के गुण। देखिए, सबसे पहली बात, ये टोटल इमेजरी होती है, यानी टोटल काल्पनिक होती है। विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं। ये किसी स्थान पर, पहला गुण है इसका, पेपर में कैसे आता है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इसके दो गुण देखो, ऐसे पूछता है सवाल पेपर में। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, धनावेश के लिए रेखाएं खींचिए, ऐसे पूछता है पेपर में, ठीक है ना। तो दो गुण मैं बता रहा हूं आपके लिए, दो तो क्या, मैं तो कई गुण बताऊंगा आपके लिए, आप केवल सुनते जाएं। सबसे पहली बात क्या बनाती है, कैसी होती है, काल्पनिक। दूसरा, खुला वक्र बनाती है, वक्र के रूप में चलती है, इस तरह से सीधी नहीं जाती, वक्र बनाते हैं, अपना खुला वक्र बनाती है। तीसरा, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर की ओर निकलती हैं, ऋणावेश के अंदर की ओर जाती हैं। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर निकलती हैं, ऋणावेश के अंदर जाती हैं। किसी स्थान पर विद्युत बल रेखाएं जितनी सघन होती हैं, उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही अधिक होता है, और जितनी विरल होती हैं, उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही कम होता है, ठीक है ना। इसके बाद में आपका सबसे इसका मोस्ट जो है गुण ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि क्या कारण है कि दो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो इस बात का कारण याद रखना कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं बनती हैं, जो असंभव है। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई आपकी नहीं करेंगे ये, ठीक है ना। ये चाहे कितनी ही सघन हो, लेकिन एक दूसरे को काटेंगी नहीं, ठीक है। सघन कितनी ही हो लेकिन काटेंगी नहीं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं बनती हैं। मैंने बोला राम है और राम उत्तर की ओर जाता है, जाने दो क्या फर्क पड़ रहा है। मैंने बोला राम है, राम उत्तर पश्चिम में जाता है, ठीक है ना। चलो उत्तर पश्चिम रहने दो। मैंने बोला राम है, राम पूर्व पश्चिम में जाता है, कहा जाता है पूर्व पश्चिम में। तो एक व्यक्ति एक साथ दो दिशाओं में कैसे गति करेगा, या तो पूर्व में जाएगा या पश्चिम में जाएगा, या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। तो एक व्यक्ति की दो दिशाएं नहीं हो सकती एक साथ एक ही समय पर। इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र की एक साथ एक ही समय पर दो दिशाएं नहीं हो सकती, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ठीक है। इसके बाद में इसका अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव, और इसको हम कराएंगे कल, और कल ये पाठ आपका पूरा हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव आपने केमिस्ट्री में से पढ़ लिया है, फिर मैं आपको बताऊंगा ऐसे। तो देखिए,
ये पार्ट मैंने आपको नोट्स में पूरा डाल दिया है, उसमें आपको पूरा लिखना है, कंप्लीट करना है, और एक लेक्चर का पार्ट रह गया है पूरा ये। उसके बाद आपका मैं 2 पार्ट स्टार्ट कर दूंगा। जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसको लाभ मिलेगा, ठीक है ना, और जो उसको लापरवाही में ले रहा है उसको लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए जितना मैं वीडियो बनाता हूं उससे आप सुने, समस्या है तो पूछें, लापरवाही ना बरतें, ठीक है ना, क्योंकि भारत की स्थिति नाजुक है अभी, इसलिए क्लास स्टार्ट होने की भी कोई संभावना नहीं है। इसलिए कोई भी समस्या आती है तो मैं तैयार हूं। दूसरी चीज, अगर कोई नोट्सों में मैंने तो लिखे नहीं है, किसी बच्चे के लिए, अगर कोई पर कोई मिस्टेक है तो मुझे कॉल करके पूछ लें। एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाए, ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए तो, ऐसा कुछ नहीं होता है, जो है उसने लिखा दिया। फिर भी कोई समस्या आए तो फोन करके पूछें, ठीक है ना। और एक और बात, आपको मेरे लिंक पर जो चैनल है उसमें आपको सेकंड फिजिक्स के वीडियो मिलेंगे, यानी कि 11 पार्ट के वीडियो मिलेंगे, क्योंकि नगर में मैंने 11 पार्ट स्टार्ट किया है। इसलिए आप लोग भ्रमित ना हो, जो बच्चा पढ़ सकता है उन्हें भी पढ़ दे, लेकिन भ्रमित होने की आपको जरूरत नहीं कि सब ये क्या आ गया। उस पर मैंने लिखा होगा ऑप्टिक्स, इस पर लिखा होगा मेरे इलेक्ट्रिक या चार्ज, याद रखना। तो इसलिए यूट्यूब पर दोनों ही वीडियो मिलेंगे आपको, कल से चार्ज भी मिलेगा और आपका प्रकाश भी मिलेगा। लेकिन आपको चार्ज पढ़ना है, अभी इलेक्ट्रिक पढ़नी है, आपको भी लाइट नहीं पढ़नी है, प्रकाश आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए भ्रमित ना हो।